हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रियंका त्यागी और ये यूट्यूब पर मेरी फर्स्ट वीडियो है। आज से मैं अपना एक चैनल स्टार्ट कर रही हूँ यूट्यूब पर। एज यू कैन सी द नेम केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो हम इसमें केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे, बट केमिस्ट्री को स्टडी करने से पहले हम थोड़ी सी केमिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि कैसे केमिस्ट्री एक साइंस की अलग ब्रांच के रूप में इस्टेब्लिश हुई। तो मेरी इस वीडियो का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, दैट मीन्स मॉडर्न केमिस्ट्री, इट बेसिकली ओरिजिनेट फ्रॉम एल्केमी। एल्केमी मीन्स आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एल्केमी एक अरेबिक वर्ड है और अरब में जो एल्केमिस्ट काम कर रहे थे वो एक ऐसा फिलोसफर स्टोन रिसर्च करना चाह रहे थे, ढूंढना चाह रहे थे कि जिसको किसी भी मेटल से टच करने पर वो उस मेटल को कन्वर्ट कर दे गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड प्रेसियस मेटल है तो वो चाहते थे कि सभी मेटल्स को वो गोल्ड में कन्वर्ट कर ले। चाइना और इंडिया में जो रिसर्च हो रही थी वो एलेक्सर ऑफ लाइफ के लिए हो रही थी। एलेक्सर ऑफ लाइफ को अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो अमृत जैसी कोई चीज, जिससे कि लेने से आदमी अमर हो जाए, या कहा जाए कि सभी डिजीजेस के लिए एक ही मेडिसिन जिसको लेकर सभी बीमारियां दूर हो जाए। आदमी की बीमारियां दूर रहे तो लंबे टाइम तक यंग रहता है। तो वो इस तरह से डिस्कवरी कर रहे थे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टोन एज। स्टोन एज को स्टोन एज इसलिए कहा जाता है कि उस टाइम पर स्टोन से ही ज्यादातर काम होते थे। अर्ली ह्यूमन एक शिकारी था, जंगल में रहता था। तो बेसिकली शिकार करने के लिए उसने अपने जो औजार वो बनाता था, हथियार जो बनाता था वो स्टोन के बनाता था। अपने ऑर्नामेंट्स अगर कोई यूज करता था या फिर अपने रहने के लिए जो जगह बनाता था, बेसिकली सभी काम वो स्टोन से करता था। हमारी केमिस्ट्री में स्टोन एज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दो स्टोन्स को रब करने से डिस्कवरी हुई फायर की। फायर इज अमेजिंग फॉर देम। फायर की डिस्कवरी के बाद अर्ली ह्यूमन के रहन सहन में, उसके तौर तरीकों में, काम करने के तरीकों में काफी चेंजेस आए। सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में भी काफी चेंजेस आए। तो वो क्या चेंजेस थे? आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर, ह्यूमन ने यूज करना शुरू कर दिया, अपने फूड को वो कुक करने लगा। और फ्रॉम दिस टाइम वी स्टार्ट कुकिंग, अपने आप को गर्म रखने के लिए भी यूज करता था। उसने देखा कि एनिमल्स फायर से बहुत डरते हैं, तो उसने उनको अपने आप से दूर करने के लिए फायर का यूज किया, क्योंकि वो भी जंगल में ही रहता था, वहीं पर जंगली जानवर रहते थे, तो अपने आप को बचाने के लिए एनिमल से फायर का यूज करता था। इसके बाद उन्होंने यूज किया लेटर ऑन बेटर टूल्स बनाने के लिए, और इसमें अगर हम देखिए तो वो मेटल का यूज कर रहा है। बेसिकली हमारे यहाँ केमिस्ट्री में जो सबसे पहले स्टार्ट हुई वो मेटलर्जी स्टार्ट हुई। जैसे कि आपको कहीं माइन से कोई ऑयर मिला, आपने उसको आग में गर्म किया, स्मेल्टिंग या कुछ होने से उसको मेटल मिल गया, उसको लकड़ी के साथ मिलाकर उन्होंने अपने नए औजार बनाने शुरू कर दिए। तो केमिस्ट्री में बेसिकली मेटलर्जी सबसे पहले स्टार्ट हुई। These are the labs of ancient chemistry, एंशिएंट केमिस्ट्री लैब इन इंडिया। और इसमें आप अगर एपरेटस को देखें तो काफ़ी कुछ एपरेटस अभी भी आप अपनी लैब में उनको देख सकते हैं। डिस्टिलेशन असेंबली जैसा कुछ लग रहा है, बट बेसिक डिफरेंस है कि अब ग्लासवेयर यूज किए जाते हैं और ये पहले क्ले के बने हुए हैं। एंड दिस इज द लैब फॉर द एल्केमिस्ट। ये एल्केमिस्ट की लैब है, लगभग एक जैसी ही हैं दोनों। दीज आर द टू लैब्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम। मेटलर्जी का पता होने के बाद सबसे पहले तो प्योर मेटल का एक्सट्रैक्शन स्टार्ट हुआ माइल से, तो जो भी मेटल निकाली गई। फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ कि दो अलग अलग मेटल्स को मिक्स करके एलॉय बनाना स्टार्ट हुआ। ग्रीस में कॉपर और टिन के कॉम्बिनेशन से ब्रॉन्ज बनी, एंड दिस इज द ब्रॉन्ज एरा। इसको ब्रॉन्ज एरा कहा गया क्योंकि ब्रॉन्ज काफी अच्छी मेटल थी, बहुत ज्यादा कामों के लिए इसको यूज किया जाने लगा, तो ये एरा ब्रॉन्ज एरा कहलाया। फर्स्ट एलॉय है जो बनी थी। इंडिया में आयरन और कार्बन के कॉम्बिनेशन से स्टील बना। स्टील चीप था ब्रॉन्ज से, तो अब ब्रॉन्ज को रिप्लेस कर दिया स्टील ने, तो ज्यादातर काम अब स्टील में होने लगा या आयरन से होने लगा। तो इस एरा को कहा गया आयरन एज। इस टाइम तक
हम काफी मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में जान चुके थे कि कैसे हमें मेटल को एक्सट्रैक्शन करना है, कैसे उसका प्योरिफिकेशन किया जाएगा, उसके प्योरिफिकेशन में क्या क्या स्टेप आएंगे, जस्ट लाइक कैल्सिनेशन, डिस्टिलेशन एंड जो भी हम स्टीमिंग वगैरह, जो भी ये काफी प्रोसेस हम इस टाइम तक जान चुके थे। इन प्रोसेस के लिए हम किस तरह के apparatus उस टाइम यूज करते हैं वो देखते हैं। ये है मूसा यंत्र। ये आपको देखने से इतना फिगर में क्लियर नहीं हो रहा होगा। जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में हैं उन्होंने इसको यूज किया होगा अपने लैब में। एक वाइट कलर की छोटी सी प्याली होती है, दैट इज क्रूसिबल। ये है ढोला यंत्र, ये यूज किया जाता था सब्लिमेशन के लिए। कोस्थी यंत्र एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए यूज किया जाता था। अधाना यंत्र, इट इज ऑल्सो यूज फॉर द सब्लिमेशन। धूपा यंत्र, धूपा यंत्र हिंदू माइथोलॉजी में ये जब पूजा की जाती है तो धूप दिखाई जाती है, फ्यूम्स उड़ती हैं, तो इट इज यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन। स्वधानी यंत्र, ये यूज किया जाता फॉर प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, बहुत लंबे टाइम तक अगर आपको किसी चीज को गर्म करना हो तो ये उसके लिए यूज किया जाता था। ये हमारी लैब में जो वाटर बाथ होता है उसकी तरह से है, इसमें पानी या भर दें तो और बीच में अपना केमिकल रख देते हैं तो उसकी प्रोलॉन्ग टाइम तक स्लो हीटिंग होती रहती है, तो ये जस्ट लाइक वाटर बाथ। एंड दिस इज द डिस्टिलेशन असेंबली फॉर यूज्ड इन एंशिएंट टाइम, दिस इज द डिस्टिलेशन। अगर आप इन एपरेटस के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगी, तो यू कैन सी फ्रॉम दिस एंड गेट मोर नॉलेज। एंड ये जो इनके व्यूज हैं ये इंटीरियर व्यू है, सामने से ही इसी तरह से मटके जैसे ही दिखते हैं, तो ये कंफ्यूज ना करें। ये है आचार्य कांडा। जब सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी तो काफी फिलोसफर, सभी फिलोसफर अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे थे, तो एक कॉमन थ्योरी आई कि मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिव पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स को हमारे यहाँ आचार्य कांडा ने कहा परमाणु, और डेमोक्रिटस ग्रीक फिलोसफर, इन्होंने इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को टर्म दी एटम। डेमोक्रिटस ही फर्स्ट टाइम एटम वर्ड इंट्रोड्यूस कराया केमिस्ट्री के अंदर। तो ये इसी के साथ साथ एक और कंसेप्ट आया, कॉमन कंसेप्ट था बहुत सारे सिविलाइजेशन का, ऐसा नहीं कहेंगे कि ये केवल इंडिया का ही कंसेप्ट है या किसी पर्टिकुलर सिविलाइजेशन का है, ये काफी सिविलाइजेशंस में से आया था, तो ये कॉमन कंसेप्ट माना जाता है कि ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ 5 क्लासिकल एलिमेंट्स। और हिंदू माइथोलॉजी में ये कंसीडर किया जाता है कि शरीर जो ह्यूमन बीइंग का शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना था। आई थिंक दीज आर द 5 क्लासिकल एलिमेंट्स। व्हाट आर दीज? फर्स्ट अर्थ, पृथ्वी, सेकंड वाटर, जल, थर्ड एयर, वायु, फोर्थ फायर, अग्नि, 5 ईथर, आकाश। तो ये टर्म हमारे यहाँ ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था आचार्य कांडा ने, बाकी और सिविलाइजेशन में भी ये था, ये कॉमन कंसेप्ट था कई सारे सिविलाइजेशंस का। एंड दिस इज द पिक्चर फॉर जाबिर अबिन हयान। ये एक पर्शियन अरब अल्केमिस्ट थे। फर्स्ट टाइम जाबिर अबिन हयान ने ही एलिमेंटल सिस्टम को यूज किया था, और जाबिर अमीन हयान ही फादर ऑफ एल्केमी माने जाते हैं। समटाइम्स इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोल देते हैं, क्योंकि फादर केमिस्ट्री जो ओरिजिनेट हुई है वो बेसिकली एल्केमी से हुई, तो सम पीपल कंसिडर दैट ही इज ऑल्सो द फादर ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी, इनकी बुक्स का कलेक्शन जो कहा जाता है वो कॉर्पस जबेरनियम कहा जाता है। Zabir is credited with the introduction of experimental methodology into alchemy। और इन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया एल्केमी में। बहुत सारे सिंथेसिस प्रोसेस इन्होंने लिखे जो मेंशन किए गए, उनमें से काफी कुछ अभी भी हम अपनी लैब में यूज करते हैं, जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन है, कैल्सिलेशन है, सब्लिमेशन है, इवेपोरेशन है, सिंथेसिस है एसिड्स की,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, एस्टिक एसिड, इन सबको इन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है, जिनमें से काफी प्रोसेस अभी भी एज इट इज केमिस्ट्री में यूज किए जाते हैं। ये है एंटोनी लेवोशिए। एंटोनी लेवोशिए से पहले एक और केमिस्ट की बात करते हैं, रॉबर्ट बाउल। रॉबर्ट बाउल वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिस्ट्री को एल्केमी से अलग कर दिया, डिस्टिंग्विश कर दिया। ही सेड केमिस्ट यूज्ड मोर साइंटिफिक मेथड्स इन कंपैरिजन टू एल्केमिस्ट। तो यहां से हमारी केमिस्ट्री एल्केमी से सेपरेट होना स्टार्ट हुई, और उसके बाद एंटोनी लेवोशिए ने अपने वर्क से केमिस्ट्री को साइंस की एक अलग ब्रांच के रूप में एस्टेब्लिश कर दिया। क्या उनका मेन वर्क था, और एंटोनी लेवोशिए ही फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कंसिडर किए जाते हैं। मेन उनका जो वर्क था, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस को कंबशन में। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या होता है? Mass neither be created nor be destroyed. It can be changed from one form to the other form. He also recognized and named oxygen and hydrogen. And law of mass conservation के आने से हमारी जो साइंस थी वो शिफ्ट हो गई क्वालिटेटिव अप्रोच से क्वांटिटेटिव अप्रोच की तरफ। क्वालिटेटिव अप्रोच होती है कि आप जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी भी चीज का, वो उसकी क्वालिटी के बेस पर करते हैं। जैसे कि आप अपनी लैब में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स भी रेडिकल डिटेक्शंस करते हैं, बेसिक रेडिकल का और एसिडिक रेडिकल का जो डिटेक्शन करते हैं, वो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस में आता है। और क्वांटिटेटिव नाम से ही क्लियर होता है, क्वांटिटी के बेस पर कि कितना कितना अमाउंट लिया तो कितना कितना अमाउंट बनना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, रिएक्शन से पहले भी टोटल अमाउंट उतना ही होना चाहिए और रिएक्शन के बाद भी उतना ही होना चाहिए। तो बेसिकली लेवोशिए ने शिफ्ट किया साइंस को क्वालिटेटिव अप्रोच से क्वांटिटेटिव अप्रोच की तरफ। तो ये अब हम मॉडर्न केमिस्ट्री में आ चुके हैं। थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में देखते हैं। इंडिया में केमिस्ट्री को एक एस्टैब्लिश करने में इनका बहुत हाथ रहा है। ये पिक्चर है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे की, और ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया। इन्होंने फर्स्ट टाइम एक स्कूल केमिस्ट्री के लिए स्टैब्लिश किया था इंडिया में, और इनका जो मेन वर्क है वो नाइट्राइट पर है। इन्होंने बहुत सारे नाइट्राइट सिंथेसिस किए हैं, मरकरी के, स्पेशली मरकरी नाइट्राइट। ही वॉज द फाउंडर ऑफ बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल, इंडिया फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये। और ही इज द ऑथर ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। इन 1902 में इन्होंने अपनी ये बुक पब्लिश की। 1920 में he is selected as the president of Indian Science Congress। तो इनको इंडिया में केमिस्ट्री को एस्टेब्लिश करने में इन्होंने काफी काम किया है, तो इन्हीं को रिगार्ड दिया जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री का इंडिया के अंदर। अब हम देखते हैं, अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन पर आते हैं। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री में अभी आपने देखा, हम बेसिकली केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं किसी सब्सटेंस के स्ट्रक्चर, उसकी कॉम्बिनेशन क्या है, ये सब उसमें स्टडी किया जाता है। तो केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन अगर कहें तो केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द रिएक्शन बाय विच वन फॉर्म ऑफ मैटर may be converted into another form। बेसिकली केमिस्ट्री यही है। और केमिस्ट्री पहले अपने आप साइंस की एक एस्टेब्लिश ब्रांच के रूप में आई। अब केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। मेन जो ब्रांचेस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच का है। जैसे कि हम केमिकल सिस्टम पर, किसी भी केमिकल सिस्टम पर हम फिजिकल लॉज और थ्योरी को अप्लाई करते हैं, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक वर्ड आया है ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग बीइंग। तो जिसमें हम लिविंग बीइंग की उनकी स्टडी करें वो कहलाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट नाउअडेज इट इज एक्सप्लेन्ड एज द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लिविंग बीइंग में काफी हद तक कार्बन होता है, इसीलिए वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है।
नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कार्बन कर छोड़कर बाकी जितने भी एलिमेंट हैं उनको और उनके कंपाउंड्स को। एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में केमिस्ट किसी भी आइडेंटिफिकेशन, सेपरेशन, इन सब के लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज करता है, और हम कह सकते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जिसमें जो भी एनालिस्ट करता है दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री is the branch of science which brings together biology and chemistry. ये biology और chemistry के बीच का है. Many more branches are also present, just like environmental chemistry, medicinal chemistry, और भी बहुत सारी हैं, but these are the main 5 branches of chemistry. Next, scope of chemistry. अब अगर क्लास में कोई स्टूडेंट हमें लगता है कि वो नहीं इतना ध्यान दे रहा है, तो हम उससे पूछे भाई जब तुम्हें केमिस्ट्री पसंद है तो तुमने ली क्यों केमिस्ट्री, अच्छी नहीं लगती है? तो कहते हैं मैम केमिस्ट्री का स्कोप बहुत है। स्कोप मीन्स हमारे चारों तरफ केमिकल्स ही हैं। वी डोंट अवॉइड केमिकल्स। जो हम सुबह खा रहे हैं, सुबह से उठ के शाम को बिस्तर तक जाने पे जो हम चारों तरफ केमिकल से घिरे हुए, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वी अवॉइड केमिकल्स, वी शुड अवॉइड हार्मफुल केमिकल्स। तो सब कुछ अगर केमिकल्स ही है तो केमिस्ट्री की तो डिमांड होगी ही होगी, स्कोप भी होगा। तो क्या क्या स्कोप हो सकते हैं केमिस्ट्री की? आप केमिस्ट्री टीचर बन सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, केमिकल इंजीनियर आप बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, जिस भी कंपनी में होगा क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट तो होगा ही होगा, तो क्वालिटी कंट्रोल एक अच्छा ऑप्शन है। जियोकेमिस्ट, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट, एनवायरमेंट के ऊपर आजकल गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है। साइंस राइटर, फार्माकोलॉजिस्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट, अच्छा टॉपिक है। आप सोशल सर्विस भी कर सकते हैं अपने काम के साथ साथ। तो दीज आर द मेन स्कोप्स केमिस्ट्री। थैंक यू। इफ यू लाइक माई एफर्ट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई मोस्टली वेलकम फॉर योर कमेंट्स कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई कमी रह गई हो तो उसको इम्प्रूव कर सकूं। अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं तो आप उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उसको अपनी वीडियो में ज़रूर शामिल करूंगी उस टॉपिक को। और आप अगर नोट्स मेरे से चाहते हैं तो मेरी मेल एड्रेस पर आप मेल कर सकते हैं। इन्हीं टॉपिक्स के नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं अवेलेबल कराऊंगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ये टॉपिक है बेसिकली ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। हम इसमें पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।